हाँ तो आइए मेरे दोस्तों, मैं बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, यानी क्लास नंबर दूसरा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है और उसके मैंने 5 भाग यानी मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। उसे प्रत्येक 5 भाग के बारे में बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कवक विज्ञान, जंतु विज्ञान। मैंने बताया था कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रिवेनट ने किया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी का जो है पिता जो होता है, जीव विज्ञान का पिता जो होता है, जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। यानी जो होता है जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले जो है अध्ययन, जीव विज्ञान का अध्ययन जो होता है बायो प्लस लॉजी, यानी जिसका अध्ययन पूर्ण अर्थ होता है जीवन की अध्ययन, यानी लाइफ। बायो प्लस लॉजी, बायोलॉजी का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो लिखेंगे बायो प्लस लॉजी, यानी जीवन का अध्ययन। इसके पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जूलॉजी विज्ञान, यानी जूलॉजी साइंस जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, यानी जीव, जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ जीवों के बारे में। पहला है पादप विज्ञान, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं बोटनी, BOTANY, बोटनी। तो बोटनी का पिता जो है थियोफ्रैक्टस, बोटनी का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को। यानी बोटनी के कुछ पादपों के बारे में जो है विस्तृत जानकारी जो होता है, अच्छी तरह से जो जानकारी अध्ययन करके हमें बताया था सबसे पहले किसने? थियोफ्रैक्टस ने। इसीलिए बोटनी विज्ञान का पिता थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। जबकि जीव विज्ञान का पिता, यानी जीव विज्ञान के बारे में, कुछ जीवों के बारे में अध्ययन करके सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने। जबकि पूरा बायोलॉजी के बारे में जो है भी अरस्तु ने ही बताया था। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु और जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन चिकित्सा विज्ञान का पिता यानी चिकित्सक का कहने का अर्थ हुआ यानी वैसा पौधा जिसके चिकित्सक के रूप में उपयोग करें। जैसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे सिकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, यानी चिकित्सक। तो चिकित्सक विज्ञान के पिता जो है हिप्पोफ्रैक्टस को कहा जाता है। हमें मैंने लिख दिया है चिकित्सक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोफ्रैक्टस को। यानी चिकित्सक विज्ञान के पिता जो है ये भी पादप जगत का ही है। क्या? यानी पादप जगत में इन्होंने 500 पौधे को विस्तृत जानकारी दिया था। कितना? 500 पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी दिया था। कौन? हिप्पोफ्रैक्टस ने। यानी जो प्रमुख पौधे होते हैं जिससे कुछ दवाई प्राप्त किया जाता है, वैसे 500 पौधे के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी दिए थे। कौन? हिप्पोफ्रैक्टस। इसीलिए चिकित्सक विज्ञान का पिता जो है हिप्पोफ्रैक्टस को कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु। अगर आपसे ये पूछे कि पादप विज्ञान का पिता, बोटनी का पिता किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे थियोफ्रैक्टस। अगर आपसे पूछे जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जूलॉजी। मैंने कल बताया था कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। आज बताया हूँ कि उसके पिता कौन कौन थे। आगे हम पढ़ेंगे। कल हम बताए थे कि कोशिका का खोज किसने किया था। हम लिखे थे कि रॉबर्ट हुक। यहाँ मैंने एक बार फिर से लिख दिया, एक बार में तो अब कंठस्थ आद होता नहीं है, इसीलिए मैंने इसे दोबारा भी लिख दिया हूँ कि कोशिका, यानी कोशिका शब्द क्या है? कोशिका आया यानी कोशिका हुआ छोटतम इकाई है जिससे बनकर हमारे जो होते ऑर्गन्स जो होते शरीर का पार्ट जो होता है बनता है कोशिका से मिलकर। यानी कई कोशिका को मिलकर से जो होता है ऊतक बनता है, और कई ऊतक को मिलने से बनता है बॉडी। हमारे शरीर के एक एक अंग मिलकर, बहुत सारे अंग को मिलकर हमारे बॉडी बनते हैं, शरीर। ऐसे इसलिए हमें लिख दिया कि कोशिका, यानी कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ मैंने लिख दिया है कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। ये मैं कल भी बताया था, आज मैं फिर से इसे रिवीजन करवा देता हूँ। अब कोशिका के अंदर जो होता है बीच में, इसके बीच में यहाँ पर देखो मैंने यहाँ लिख दिया है ये केंद्र है। क्या? या केंद्र। यहाँ केंद्र मैंने लिख दिया है, यानी कोशिका के बीच में जो है केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। और केंद्र और कोशिका के बाहरी परत के बीच
क्या केंद्र और बाहरी परत, ये कोशिका का बाहरी परत हुआ, और केंद्र और कोशिका के बाहरी परत के बीच होता है जीव द्रव। क्या? जीव द्रव, यानी ये सब जो होता है जीव द्रव होता है। लेकिन आपसे अगर ये पूछे कि जीव द्रव यहाँ क्या होता है, जीव द्रव, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछा कि जीव द्रव कहाँ पाया जाता है, या पूछ भी सकता है कि जीव द्रव कोशिका में जीव द्रव कहाँ पाया जाता है, तब लिखेंगे केंद्रक और कोशिका के बाहरी झिल्ली के बीच। और वह जो झिल्ली होती है, कोशिका की झिल्ली होती है, कैसी झिल्ली होती है, तो लिखेंगे अर्धपारगमय। कैसी? अर्धपारगमय, यानी जिससे जल या तो कोई भी लिक्विड पदार्थ आर पार हो सके, उसे कहते हैं अर्धपारगमय झिल्ली। यानी पार हो भी सकता है या तो पार नहीं भी हो सकता है। जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा पार नहीं होगा, और जो हल्का पतला रहेगा वह पार हो जाएगा। यानी केंद्रक और कोशिका के बाहरी झिल्ली के बीच जीव द्रव होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आया कि जीव द्रव, तो जीव द्रव को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ कि जीव द्रव को सबसे पहले किसने देखा था, तो लिखेंगे कोर्टी ने। किसने देखा था? सबसे पहले देखा था कोर्टी ने। यहाँ कोर्टी कब देखा था? 1771 ईस्वी में। कितना? 1771 ईस्वी में, 1771। यानी जीव द्रव में जो होता है, सबसे पहले जीव द्रव को किसने देखा था? कोशिका के अंदर सबसे पहले जीव द्रव को किसने देखा था, तो लिखेंगे कोर्टी ने। कौन? कोर्टी ने सबसे पहले जीव द्रव में कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? जीव द्रव को कोशिका के अंतर्गत, तो सबसे पहले कोर्टी ने देखा था। अब जीव द्रव का खोज, अब उसके बाद आया कि जीव द्रव का खोज किसने किया? जीव द्रव का खोज किसने किया? जीव द्रव का खोज, तो लिखेंगे डुरजार्डिन। कौन? डुरजार्डिन। कब किया था? 1835 ईस्वी में। कब? 1835 ईस्वी में डुरजार्डिन ने जीव द्रव का खोज किया था। उसके बाद जीव द्रव का नामांकन, जीव द्रव का जो है नामांकन किसने किया? तो किया पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे। यहाँ जीव द्रव का नामांकन किसने किया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे, यानी जीव द्रव का जो है नामांकन पुरकिंजे ने दिया था। अब आया कि जीव द्रव का सिद्धांत, जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? यानी जीव द्रव का जब नामांकन हुआ तब उसके बारे में कुछ और वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि आखिर में जीव द्रव क्या होते हैं, जीव द्रव कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उसका सिद्धांत दिया कि क्या है। तो सिद्धांत के कहने का मतलब हुआ, उन्होंने कहा था कि यह गाढ़ा और मठमैले रंग का है और केंद्र और कोशिका के बाहरी झिल्ली के बीच पाया जाता है जीव द्रव। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा। और जो जीव द्रव होते हैं कोशिका के रचना में बहुत सारे सहायता करते हैं, इसे ऐसा कुछ कहा था। कोई सिद्धांत में कुछ बात कही होती है तो इसे सिद्धांत किसने दिया? तो हेक्सले ने। किसने? जीव द्रव का सिद्धांत जो है हेक्सले ने दिया था। कब? 1861 ईस्वी में। जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? तो हेक्सले ने। अब आता है कि कोशिका का जो होता है झिल्ली, जो होता है कोशिका का झिल्ली, कोशिका का झिल्ली दो प्रकार के होते हैं। जैसे पादप कोशिका के झिल्ली अलग होती है और जंतु कोशिका की झिल्ली अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के जो बाहरी आवरण होती है उसी तो कहते हैं झिल्ली। तो जो जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण होती है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कहते हैं कोशिका झिल्ली। और जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यानी जंतु की कोशिका की बाहरी जो परत होती है किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपिड। लिपिड और प्रोटीन्स। अब लिपिड और प्रोटीन्स क्या होते हैं तो मैं इसे आगे जरूर बताऊंगा। लिपिड प्रोटीन्स जो होते हैं जैसे कि बच्चे के लिए बहुत सारे बहुत उपयोगी होती हैं प्रोटीन्स। अगर बच्चे को प्रत्येक दिन अगर प्रोटीन्स नहीं मिला जाए तो वह बच्चा जो होता है मतलब उसका विकास नहीं होगा, उसका विकास बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही कम। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है मांस, अंडे, दूध, गाजर, मांस, अंडा और सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? दूध, अंडा, सोयाबीन, हरी पालक में भी पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन भी पाया जाता है हरे पालक में।
लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन का जो बिच्चा होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन्स हो पाए जाते हैं। उसके बाद दूध है, अंडा है, मांस है, इस सब में जो प्रोटीन्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जो बच्चों के लिए, विकसित के लिए बहुत फायदे होते हैं। अब आए कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को। लेकिन जब पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोश और वह जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। मैं पिछला जो लिखा हुआ है उसे मैं मिटा देता हूँ, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया, अब कोशिका के अंदर के क्या था? अभी मैंने बताया कि जीव द्रव। तो जीव द्रव को सबसे पहले किसने देखा था? कोर्टी ने। जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? तो हेक्सले ने। नामकरण किसने किया? तो पुरकुंजे ने। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आए। अब यहाँ आया कि जीव द्रव। अब जीव द्रव में जो होता है क्या क्या पाए जाते हैं? जीव द्रव में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि 1 नंबर में मैंने लिख दिया क्या जीव द्रव में होते हैं? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। जीव द्रव में ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है 60% होता है। कितना? अब पूछेगा कि जीव द्रव में, कोशिका के जीव द्रव में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 60%। लेकिन पादप के जीव द्रव में कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, 60 से 70% लगभग देता है। कोई किताब इसका स्पष्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा जंतु कोशिका में जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 60%। अगर आपसे ये पूछे कि कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन की मात्रा कितनी होती है? सी से होता है कार्बन। कार्बन का संकेत सी होता है, ऑक्सीजन का संकेत ओ होता है। यानी पूछेगा आपके कि कार्बन की मात्रा जो होती है कोशिका के जीव द्रव में कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 20%। कितनी होती है? 20% कार्बन की मात्रा होती है। अगर आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, अगर आपसे ये पूछे कि कोशिका में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 10%। कितना? 10% होती है। यानी कोशिका में मुख्यतः 4 तत्व पाए जाते हैं। एक तो ऑक्सीजन हो गया 60%, दूसरा कार्बन हो गया 20%, तीसरा हाइड्रोजन हो गया 10%। चौथा तत्व जो होता है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं होता है नाइट्रोजन। क्या? एन से। नाइट्रोजन का संकेत एन होता है, नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 3%। कितना? नाइट्रोजन जो होता है 3% होता है। यानी नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 3% नाइट्रोजन होता है। और अगर आपने पूछे कि कोशिका में ओ कार्बनिक, क्या? ओ कार्बनिक, ओ कार्बनिक, ओ कार्बनिक तथा कार्बनिक, ओ कार्बनिक तथा कार्बनिक, कार्बनिक का प्रतिशत कितना है? तो आप लिखेंगे 81:19 होता है। यानी कि अगर पूछेंगे कि जीव द्रव में जो होता है वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, वो कार्बनिक पदार्थ कितना होता है और कार्बनिक पदार्थ का अनुपात, वो कार्बनिक और कार्बनिक। आप उल्टा पुल्टा भी पूछ सकता है कि यहाँ लिख देगा पहले कार्बनिक और वो कार्बनिक का अनुपात कितना होता है, तो अब लिखेंगे 19:21। लेकिन आपसे पूछेगा कि ओ कार्बनिक, ओ कार्बनिक का मतलब हुआ जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता हो, और कार्बनिक का मतलब हुआ जिसमें कार्बन पाया जाता हो, यानी यही कार्बन। तो कहेगा वो कार्बनिक और कार्बनिक का मात्रा कितना है, तो लिखेंगे 81:19। कितना? 81:19। यानी जीव द्रव में जो होता है वो कार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात कितना होता है? 81:19। क्यों होता है? तो देखिए यहाँ जो कार्बन जो है ये केवल 10-20% है। कितना? केवल 20 ही प्रतिशत है क्या? कार्बन। अब बाकी बात जो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? वो कार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि 20 यहाँ 60 और 10 70 3 73% हो गया, जबकि कार्बन कितना है? 20%। और जो
जो 100% में जो कुछ और तत्व होंगे जो कि वो कार्बनिक होंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा, यानी यहाँ देखिए कार्बन की मात्रा कितना है 20%, यानी 20 पर जब पूरा की मात्रा निकाला जाता है तो यह लगभग 19% देता है कि। तो यहाँ आप यहाँ से याद रखेंगे कि अगर कार्बनिक के परसेंट पूछे तो आप लिखेंगे, देखिएगा यहाँ 19 पर लगभग दिया हुआ है, यानी वो कार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात जो होता है 81:19 होता है। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछे कि कोशिका में जो होती है, जब पादप कोशिका में जो होती है, कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है, पादप कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है, तो आप लिखेंगे पादप जो कोशिका होती है उसमें जल की मात्रा होती है 65 से 90% होती है जल की मात्रा। कितना? 65 से 90%। जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका जो होती है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, पादप कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 65 से 90% उसमें जल की मात्रा होती है। जबकि जल पादप कोशिका में कितना, पादप कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 90% तक जल होती है, 65 से 90% तक जल होती है। जबकि जंतु कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है, अगर आपसे ये पूछे कि जंतु कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है, तो आप लिखेंगे कितना, 60 से 70%। कितना? 60 से 70% लगभग देता है, कहीं 65% देता है। ये कोई निश्चित अनुपात नहीं, लेकिन एवरेज जो होता है 60 से 70% ही होती है। यानी जंतु कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70% तक होती है। इसके आगे हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, जैसे कि कुछ जंतु होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे कि एक तरफ मैं लिखूँगा वंश का नाम और दूसरे तरफ लिखेंगे वैज्ञानिक नाम। वंश और जाति का नाम को मिलाकर बनाया जाता है वैज्ञानिक नाम। या वैज्ञानिक नाम का जो है पिता जो है कैलोरस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक के बारे में अध्ययन। हाँ, इसके आगे मैंने लिख दिया है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक का नाम का मतलब है वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक नाम के जो होता है, यानी जो दो नामों से मिलकर, एक नाम है वंश का, दूसरा नाम है जाति का। वैज्ञानिक नाम दिया गया है वंश और जाति के आधार पर। यानी किस प्रकार से दिया गया वैज्ञानिक नाम, वंश और जाति। इधर लिख दिया है मैंने, जिसका वैज्ञानिक नाम लिखा है उसका नाम, इधर क्या है, नाम। यहाँ लिखा हुआ है वंश नाम, दूसरा है जाति नाम। यानी वंश का नाम जो जैसे कि लिखा है हेमो, या क्या है वंश का नाम। राणा क्या है वंश का नाम। फिल्स क्या है वंश का नाम। बोस क्या, यानी इस साइड वाला जो होता है वंश का नाम है, और इस साइड का जो है जाति का नाम है। जैसे मैंने 1 नंबर में लिख दिया मानव। क्या? मानव, यानी कि आदमी जो होता है पीपल्स। यानी मानव का वैज्ञानिक नाम आप कहेंगे तो क्या है, पूरा वैज्ञानिक नाम होगा हेमोसेपियंस। क्या? हेमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम हेमोसेपियंस। अगर इसमें पूछे कि इसमें वंश नाम कौन है, तो वंश नाम है हेमो, और जाति नाम क्या है, सेपियंस। क्या? सेपियंस। दूसरा है मेढक। मेढक कहते हैं, जैसे क्या होता है, बेंग जो होता है, बेंग उसे कहते हैं मेढक। मेढक का जो होता है वंश नाम है क्या, राणा। क्या? राणा। और जाति नाम है क्या, टिग्रीना। तो मेढक को जो वैज्ञानिक नाम हुआ राणा टिग्रीना। क्या? राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना किसका, मेढक का वैज्ञानिक नाम हुआ राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना। यानी आप राणा से आ सकते हैं, बहुत जब बरसात के दिनों में जब वो बोलता है तो बहुत रन रन करता है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, राणा टिग्रीना। तीसरा है बिल्ली। क्या? बिल्ली। बिल्ली का जो होता है वंश नाम है फिल्स। क्या? फिल्स डोमेस्टिका। क्या? फिल्स डोमेस्टिका। यानी बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम हुआ फिल्स डोमेस्टिका। क्या? फिल्स डोमेस्टिका। यानी बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हुआ फिल्स डोमेस्टिका। चौथा है गाय। यानी गाय का होता है बोस इंडिका। क्या? बोस इंडिका। यानी बोस हुआ वंश नाम और इंडिका हुआ जाति नाम, और दोनों मिला करके बनता है वैज्ञानिक नाम, यानी बोस इंडिका। किसका? गाय का वैज्ञानिक नाम हुआ बोस इंडिका। पांचवा है धान। धान आप जिसको बोलते हैं, जैसे इसका चावल प्राप्त होता है वही धान।
यानी धान का वैज्ञानिक नाम हुआ ओरेजा। क्या? ओरेजा। ओरेजा साइटेवा। क्या? ओरेजा साइटेवा। यानी धान का वैज्ञानिक नाम हुआ ओरेजा साइटेवा। क्या? ओरेजा साइटेवा। छठा है गेहूं। क्या? गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम हुआ ट्रिटिकम। क्या? ट्रिटिकम एस्टेबियम। क्या? ट्रिटिकम एस्टेबियम। ट्रिटिकम एस्टेबियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम हुआ ट्रिटिकम एस्टेबियम। क्या? ट्रिटिकम एस्टेबियम। सातवां है सरसों। क्या? सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम हुआ ब्रासिका कम्प्रेस्टिस। क्या? ब्रासिका कम्प्रेस्टिस। ब्रासिका कम्प्रेस्टिस। यानी यहाँ हुआ ब्रासिका कम्प्रेस्टिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम हुआ ब्रासिका कम्प्रेस्टिस। चौथा है आम। आम का वैज्ञानिक नाम हुआ मैंगीफेरा इंडिका। क्या? मैंगीफेरा इंडिका। यानी मैंगीफेरा इंडिका। यानी आप जैसे कहता है ना कि इंग्लिश में हुआ मैंगो। क्या? मैंगो। यानी मैंगो से आप याद रखेंगे कि मैंगो फेरा, यानी मैंगीफेरा इंडिका। यानी इंडिया में सिंपल समझिए, इंडिया में खाया जाता है तो मैंगीफेरा इंडिका, यानी मैंगो से बना मैंगीफेरा। और इंडिया जैसे सरसों का ब्रासिका कम्प्रेस्टिस। इसी तरह से मोर का है पाभो क्रिस्टेटस। क्या? पाभो क्रिस्टेटस। यानी मोर का वैज्ञानिक, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका वैज्ञानिक नाम हुआ पाभो क्रिस्टेटस। क्या? क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस। पाभो क्रिस्टेटस किसका हुआ? मोर का वैज्ञानिक नाम हुआ पाभो क्रिस्टेटस। नंबर 10वां है कमल। कमल जो होता है राष्ट्रीय फूल जो है कमल, इसका कमल का वैज्ञानिक नाम है न्यूलम्बो मूसीफेरा। क्या? न्यूलम्बो मूसीफेरा। न्यूलम्बो मूसीफेरा। आगे और भी जैसे तंबाकू, उसे उसका होता है निकोटीना ट्यूबरेकुकम। जैसे होता है हफेम, तो उसी का बहुत सारा वैज्ञानिक नाम है। आगे करीब तो 150 वैज्ञानिक नाम होंगे। मैं केवल 50 या 60 को जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसका मैं अगले सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊँगा कि अगले और वैज्ञानिक नाम किस तरह से होते हैं। एक बार में याद करना नहीं तो संभव है, नहीं तो बताना।